कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहद अच्छे होंगे और अच्छा होने की कामना भी करता हूँ। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सी चर्चाएं बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित की और उनसे संबंधित बहुत कुछ प्रश्न भी देखे। लेकिन आज जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, क्या बताया था कि एक शिक्षक का जो दायित्व है वो सिर्फ बच्चों को किताबी शिक्षा देना नहीं है, उसके अलावा उसकी ज़िंदगी की क्या मॉरल वैल्यू है और उनके मॉरलिटी को, नैतिकता को, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे बिल्ड करना है, या फिर क्या कुछ प्रश्न उनके मन में आता है। जैसे कुछ गार्जियंस का प्रश्न है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, बच्चों के रिगार्डिंग जब एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद गार्जियंस में चर्चाएं शुरू हो जाती है। वो चर्चाएं क्या है कि मैट्रिक, खुद टीचर मैट्रिक फेल है, किसी तरह से मैट्रिक पास किया, चलिए अच्छी बात है पास किया, लेकिन वो मैट्रिक पास करवा रहा है बच्चों को, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पास करवा रहा है, लेकिन उनका प्रश्न बनता है कि आखिर कैसे है। कुछ प्रश्न ये भी है, कुछ बच्चे बिना पढ़े, कहीं भी नहीं पढ़ा, खास करके बिहार में तो ये एक अजीब सी एक प्रथा चल पड़ी है आज के डेट में कि एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरिए, बाहर चले जाइए, बाहर का मतलब प्रदेश घूमिए, फिर आकर के एग्ज़ाम दीजिए, और वो बच्चा एग्ज़ाम पास कर लेता है। और वो बच्चा जो बहुत मेहनत किया, बहुत तेज़ स्टूडेंट होता है, और उन्होंने भी एग्ज़ाम दी, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो ये बच्चा जो कभी पढ़ा ही नहीं, वो भी एग्ज़ाम पास कर लिया। ये भी बच्चा जिसने मेहनत करी काफ़ी, ये तो एग्ज़ाम पास करना बनता है, लेकिन एग्ज़ाम्स में जो नंबर हैं वो इनके कंपैरिजन में है तो ज़्यादा, लेकिन चूँकि ये बिना पढ़े एग्ज़ाम दिया है और ये पढ़ करके एग्ज़ाम दिया है, तो अब ये तो चिढ़ाएगा कि मैं नहीं तो कौन बे। ठीक है, अच्छी बात है। अगला प्रश्न क्या है कि बच्चों के लिए सही निर्णय कैसे ले ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे संस्थानों में भेजे, या फिर क्या सरकारी स्कूल, आज के डेट में जो सरकारी स्कूल है जहाँ पे नए शिक्षकों की बहाली होती आई है, कई साल से लगातार लाखों शिक्षकों की बहाली हुई है, क्या किया जाए और कितना पढ़ें, क्यों पढ़ें, सवाल तो है। इन सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं आपके सामने एग्ज़ाम्स का जो कुछ पैटर्न है, उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, और कितना, ये अहम सवाल है, कितना पढ़ें। लेकिन शर्त यह है कि आपको मेरे साथ बने रहना होगा, और जब तक पूरी वीडियो ना देख ले तब तक डिसीज़न नहीं ले पाएंगे आप कि आपको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो ऐसे सारे प्रश्नों के जवाब के लिए मैंने एक क्वेश्चन पेपर उठाया है, वो आप देख पा रहे होंगे मेरे पास। ये देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सेकेंडरी हाई स्कूल, मतलब स्कूल एग्जामिनेशन, माध्यमिक स्कूल परीक्षा, कहने का मतलब अपने भाषा में अगर कहें तो हर कोई जानता है कि मैट्रिक की बात हो रही है, बात इंटर की भी होगी, लेकिन बोर्ड तो बोर्ड है, चाहे मैट्रिक बोर्ड हो या फिर इंटर बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो।
तो मैट्रिक बोर्ड के क्वेश्चन पेपर कोड संख्या देख पा रहे होंगे आप, कोड ई है। और चाहे तो आप, मैं जो बोल रहा हूँ, क्या पता मैं कितनी सच बोल रहा हूँ, इन बातों में कितनी सच्चाई है, इनको क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा आप। कोड ई है, क्वेश्चन पेपर मैथ का है। आइए मैं आपसे क्या कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, इन चीज़ों पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साथियों, और ख़ास करके बच्चों। मैं बच्चों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आज बात किसकी कर रहा हूँ, मैट्रिक के उन सभी स्टूडेंट्स की जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, और कैसे तैयारी करनी चाहिए और कितनी तैयारी करनी चाहिए ताकि वो एग्ज़ाम पास कर सके। अगर आप विद्यार्थी हैं मैट्रिक के, तो आपने सिलेबस में एक नाम सुना होगा, ट्रिगोनोमेट्री। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। और आपने नाम सुना होगा इनका जो एप्लीकेशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। वही त्रिकोणमिति जिसका एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना है, कि त्रिकोणमिति का जो अप्लाई है वो कैसे है, कैसे हो रहा है, कैसे कैसे उनसे प्रश्न बनते हैं। मैं मैथ का टीचर नहीं हूँ प्रॉपर रूप से, लेकिन इतनी नॉलेज तो है कि जो मैथमेटिक्स है उनका सिलेबस कैसा है, क्योंकि मैं भी कभी ना कभी मैथ का स्टूडेंट तो रहा होऊंगा, मैंने भी मैथ से पढ़ा है। तो जो ट्रिगो है और जो हाइट एंड डिस्टेंस है साथियों, इनसे जो प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न संख्या 7 से स्टार्ट है, और आखिरी जो प्रश्न है वो कौन से नंबर तक पहुंचा है मैं आपको ये भी क्लियर कर रहा हूं। वो जो प्रश्न पहुंचा है आपका, वो प्रश्न संख्या आपका 72 तक। और देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और मैं बात कर लेता हूं मार्क्स की। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव के 24 प्रश्न पूछे गए हैं, 24, और प्रत्येक प्रश्न के 1 मार्क्स दिए गए हैं। तो अगर 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो दोस्तों निकल के क्या आना चाहिए, गुना करिए, देखिए कितना आ रहा है। 4 इकाई 4, 2 इकाई 2। क्योंकि मैं तो मैथ का शिक्षक नहीं हूँ तो मुझे तो गुना करना होगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। अगर शॉर्ट आंसर की बात करी जाए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो वो जो आपके पूछे गए हैं वो 6 प्रश्न हैं। कितने? 6। और इस 6 के प्रत्येक के 2 मार्क्स मिलते हैं। 6 2 जा 12। फिर आगे बढ़ते हैं और लॉन्ग आंसर में आते हैं। आप सोच रहे होंगे ना कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, बस आप देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूँ। सारा कंसेप्ट आपका अभी क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे कैसे क्या डिसीजन लेने हैं अपने बच्चों के लिए। और ख़ास करके ये वीडियो तो गार्जियंस को ज़रूर शेयर करें और उनको बताएं कि ये क्या हो रहा है और आपके बच्चे कितने कमज़ोर बन रहे हैं। आज के डेट में अगर मैं कहूँ कि बच्चों को एग्ज़ाम के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर किया जा रहा है, तो उसका जो प्रमाण है वो यहाँ आपको दिख जाएगा। लॉन्ग आंसर की अगर बात करी जाए तो साथियों, जो लॉन्ग आंसर है यहाँ तो मैंने लिख के रखा हुआ है, देख लीजिए आप। 2 प्रश्न
और प्रत्येक के 5 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 2। मार्क्स कितने हैं? इच क्वेश्चन का, प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग मार्क्स है, तो 2 प्रश्न 5 मार्क्स, कितने हुए? 10। अब अगर टोटल मार्क्स की अगर बात करी जाए तो टोटल कितना हो जाता है? सिर्फ और सिर्फ अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, यानी एक ही चैप्टर है ये साथियों, सिर्फ एक चैप्टर, अगर इनसे आप नंबर्स को जोड़ें तो क्या पाते हैं? 24, 12, 36 और 10, मेरे हिसाब से तो 46 होता है। आप जोड़ के देख लें कितना हो रहा है। आपके बच्चों को पास होने के लिए कितना चाहिए? 30 मार्क्स। प्रश्न कितने हैं? प्रश्न कितने हैं? प्रश्न की संख्या अगर देखें 32, मार्क्स कितने मिल रहे हैं? 46। लेकिन अभी बातें और बाकी है। फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रिगो प्लस हाइट एंड डिस्टेंस के अलावा एक और छोटा सा चैप्टर ले लेते हैं, या एक दो को एक साथ मिलाकर ले लेते हैं। आपने नाम सुना होगा बच्चों, और गार्जियंस अगर आपने नहीं सुनी है तो अपने बच्चे से पूछिए कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इक्वेशन की। इक्वेशंस में 2 तरह के इक्वेशंस होते हैं, और प्लस मैं बात कर रहा हूँ पॉलिनोमियल की। चलिए इसमें क्या देखते हैं? इसमें ये देखा जाए कि क्या कुछ खेला कर रहा है, क्या कुछ खेल हो रहा है, इसको ज़रूर देखें आप। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करी जाए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करी जाए ना, तो इसमें 23 क्वेश्चन है, और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव्स के लिए 1 मार्क्स मिलता है। तो 23 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 23 आना चाहिए, करके देख लीजिए। और अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करी जाए, तो इसमें जो पूछा गया है ना वो 7 क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो 7 है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स है, तो 7 2 जार 14, 7 दूनी 14। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो आपके कितने हैं? 2, और प्रत्येक के कितने हैं? 5, मिले कितने? 10। इन तीनों को अगर ऐड कर लें तो क्या पाते हैं? देखिए, जोड़ने तो आता होगा, मुझे तो बहुत कम आता है। 3 4 7 2 3 4, मुझे लगता है 47। आप भी जोड़ करके देख लें, क्रॉस चेक कर लें, क्रॉस चेक ज़रूर करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कुछ कर रहा हूँ। हमारे अंदर की कमी यही है कि जो कुछ बोल दे उनकी बातों को तुरंत ही मान लेते हैं। नहीं, चेकआउट करिए। अब अगर इन दोनों को जोड़ लें, मुझे लगता है कि सबको जोड़ने आता होगा, नहीं तो निकालिए कैलकुलेटर और जोड़िए। 40 और 40 80, 6 और 7 13, कुल मिलाकर के 93। आपके बच्चों को पास होने के लिए कितना चाहिए था? 30। फर्स्ट डिवीज़न के लिए कितना मिलना चाहिए? 60। और अगर 100 में 100 लाना हो तो चलिए एक और चैप्टर की बात कर लेते हैं। उस चैप्टर का नाम वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं कहाँ लिखूं? तो मैं
यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से काम करने हैं आज। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसको हिंदी में आप लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। उसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है सिर्फ एक चैप्टर से 11 मार्क्स, मतलब 11 प्रश्न पूछे गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 11। प्रत्येक के मार्क्स कितने मिलते हैं? 1। और टोटल मार्क्स कितने हो गए? 11 को अगर 1 से गुना कर लें तो 11 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो है आपके 4 प्रश्न, प्रत्येक के 2 मार्क्स हैं। 4 को 2 से गुना करें तो 8 मिल जाता है। अब जोड़ते हैं तो 11 और 8 19 होता है। अच्छा, इसमें लॉन्ग नहीं पूछा गया साथियों, जिसमें नहीं पूछा गया तो नहीं पूछा गया है। इसको उठा करके अगर वहाँ जोड़ दें या उसको उठा करके यहीं ले आते हैं तो 93, और 93 को 19 के साथ जोड़ लें तो ये हो जाता है 112, 112। अब आपको समझना, एकदम बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें कि मैं आपको समझाने क्या वाला हूँ। आपके मैथ्स के सिलेबस में, मैथ्स का जो सिलेबस है, इसमें आप मैथ के शिक्षक से जाके पूछिए कि टोटल जो चैप्टर हैं वो है आपके 15। अगर मैं इसको अलग अलग करके सबको तोड़ करके चैप्टर काउंट करूं तो आपको यहाँ 1, 2, इक्वेशन को भी 2 पार्ट में ले लेते हैं। चलिए 4, 5 और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 6 चैप्टर आप इसमें से अगर घटा लेते हैं तो बचे कितने? 9 चैप्टर। कहने का मतलब लगभग, अगर आप 2/3 समझ रहे हैं? 2/3 का मतलब लगभग बोल रहा हूँ, परसेंटेज निकाल लीजिए, मुझे तो आता नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ाते हैं तो क्या पाते हैं? 112 मार्क्स आ रहा है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है तो कितना मिलेगा? 100 मार्क्स। अच्छा, एक बात कि क्या उस 100 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है, जितने सारे क्वेश्चंस मैंने बताए, क्या वो क्वेश्चन उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? आप समझे नहीं होंगे, मैं समझा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में साथियों ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव में 100 प्रश्न, आपको मार्क्स कितने चाहिए? कम से कम आपको बनाने कितने चाहिए? मतलब कम से कम आपको, अगर बनाने की बात करूं तो आप नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन आपको जो कम से कम मार्क्स मिलेगा अच्छे प्रश्न का, जो आपने बनाया है अच्छे ढंग से, तो 50। अब देखिए 100 प्रश्न बनाना कितना है आपको? 50, 50% डिस्काउंट। अरे भाई 100 में अगर आपको 50 का जवाब देना है तो 50% डिस्काउंट। चलिए, क्या 50 क्वेश्चन यहाँ हो रहा है ऑब्जेक्टिव में? ज़रा देखें, यहाँ देखिए 11, उसके बाद कहाँ चले, यहाँ देखिए 24, और फिर यहाँ ऑब्जेक्टिव 23। अगर जोड़ते हैं तो 24 और 23 47, और 11
57, एक 58, 58 प्रश्न मिल रहा है, इसका मतलब 50 से तो ज़्यादा है। ऑब्जेक्टिव का जो क्राइटेरिया था वो तो पूरा हो चुका है। ऑब्जेक्टिव में आपको 50 का ही जवाब देना है, और इन चैप्टर्स से जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया, इसमें से प्रश्न कितने बन रहे हैं? 58 प्रश्न। तो 58 50 से तो ज़्यादा है। 8 प्रश्न आप छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, उसमें से आपको जवाब कितने देने हैं? आपको प्रश्न पूछा जाता है 30। शॉर्ट आंसर की बात कर रहा हूँ। 30 पूछा जा रहा है। आस्क्ड, ये आस्क्ड है, मतलब पूछा जा चुका, पूछा गया, ठीक है। और आंसर कितने करने हैं? आंसर आपको 15 करने हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो मैंने 6 चैप्टर्स लिखा, क्या उसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है 6 प्रश्न बनता है या नहीं बनता? पहले देख लेते हैं। यहाँ 4 तो यहीं बन गया, सॉरी 15 ना, 4 तो यहीं बन गया। उसके बाद 4 और 6 को जोड़ लें तो 10, 10 और 7 को जोड़ लें तो 17 होना चाहिए। जवाब कितने का देना है आपको? 15 का। बहुत अच्छा। इसका मतलब 2 क्वेश्चन, यहाँ कितना? 8 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपको छूट मिल रहा है यहाँ पर भी, सिर्फ इन्हीं चैप्टर से। अब बाकी पूरे सिलेबस से तो 50% डिस्काउंट है ही, आपको डिस्काउंट मिल रहा है। पहले दुकानों में मिलती थी, अब एग्ज़ाम्स में मिल रहा है। और क्या चाहिए? और आगे देखिए, लॉन्ग आंसर की अगर बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने? आस्क्ड कितने हैं? 8। आंसर कितने करने हैं? 4 के। क्या 4 है? देखते हैं। यहाँ तो है नहीं, ठीक। इधर है क्या? यहाँ लग रहा है 2 है। ये भी 2 है, ये 2 है। 2 और 2 को जोड़ दिया जाए तो 5, नहीं 4 होता है। मिल गया। यहाँ कुछ बचा नहीं। अरे भाई, वैसे ही पूरे सिलेबस में इतना सारा छूट दिया हुआ है, अगर यहाँ नहीं मिला तो क्या दिक्कत है? रहने दीजिए। चलिए, यहाँ से क्या साबित हुआ? यहाँ से एक बात ये साबित हुई या हुआ, मैं साहित्य का विद्यार्थी तो हूँ नहीं, तो हुआ हुई पे ध्यान मत दीजिएगा आप, कि अगर आपके बच्चे सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर्स, 15 में से 6 अगर पढ़ लें तो क्या हो रहा है? पास? जी नहीं, 100 में 100 मार्क्स ला रहा है। 100 में 100 की बात कर रहा हूँ। क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद 100 में 100 मार्क्स ला रहा है। तो अब ज़रा सोचें, कोई भी शिक्षक हो, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, अगर मैं एक वर्ष में बच्चों को 6 चैप्टर पढ़ाना चाहूँ, आज तो जानते हैं आप सोशल मीडिया का ज़माना है, क्या मैं नहीं पढ़ा सकता? मुझे लगता है मैं पढ़ा सकता हूँ। तो वो शख्स जो ये हैं, ये क्या वो स्टूडेंट को ये नहीं करा सकते हैं? पास ही की तो बात है ना, पास तो करा ही सकते हैं। ये तो गड़बड़ है बाबा। मैट्रिक फेल होकर के मैट्रिक पास कराना, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की निशानी तो नहीं है। सिर्फ पास कराने की बात कर रहा हूँ मैं।
आगे बढ़ें, देखते हैं। वो स्टूडेंट जो बिना पढ़े एग्ज़ाम पास कर जाता है और ये कहता है कि मैं नहीं तो कौन बे। अच्छा, अब ज़रा सोचे आप, 50 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, 50 में से अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव के 30 नंबर सही हो जाता है वो तो पास है। पास की बात कर रहा हूँ। टॉपर अभी होगा कि टॉपर को मतलब टॉप कैसे करना है या अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, वो सारी बातें मैं बताऊंगा आपको। कोई भी इंसान अगर आंख बंद करके किसी भी प्रश्न में, आंख बंद करने का मतलब अब ऐसा नहीं कि आंख बंद करके गोला कर रहा है, पता चला कि गोला कहीं करना है, अब चारों ऑप्शन में गोला हो गया, वो आंख बंद करना नहीं। मतलब कुछ देखना ही नहीं है, सिर्फ गोला करते जाना है। 1 से लेके कहाँ तक? 50 तक। आप चाहो तो 100 तक भी गोला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से 50 आपका काउंट हो जाएगा, बाकी 50 आपका रह जाएगा। और कोई कोई तो दरिया दिल टीचर होते हैं जो 50 के बाद भी मार्क्स दे देते हैं। बहरहाल अब ज़रा सोचें, क्या आज के डेट में जो एग्ज़ाम, सिर्फ पास की बात कर रहा हूँ, अगर कोई पास कर रहा है तो सिर्फ पास करने के लिए क्या पढ़ना ज़रूरी है? आप तो देख रहे हैं कि नहीं है। पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, शिक्षित होना ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो फिर क्यों पढ़ाऊँ बच्चों को? आपके मन में सवाल आ रहा है ना कि बच्चों को पढ़ाया क्यों जाए। चलिए, बहुत अच्छा। और दूसरी बात कि सर जब 6 चैप्टर से ही काम चल रहा है, 6 चैप्टर से ही अगर बच्चे टॉप कर रहे हैं तो 15 चैप्टर की जिम्मेदारी देकर बच्चों का माथा खराब क्यों किया जाए? एकदम बिल्कुल सही सवाल है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या सिर्फ मैट्रिक ही आपकी दुनिया है, आपके बच्चों की दुनिया है? आप कहेंगे नहीं, इंटर भी है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या बोर्ड ही आपके बच्चों की दुनिया है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने बच्चों को कुछ बेहतर करवाना चाहते हैं तो बोर्ड तो आपकी दुनिया बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मतलब क्या है? बोर्ड एकमात्र जरिया है जिसके माध्यम से आपके बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल तक कंपटीशन का सफर तय करने के लिए इस गेट को पास कर रहा है। इसका मतलब क्या है? संघर्ष की जिंदगी तो अभी शुरू भी नहीं हुई है और आप अपने बच्चों को सिर्फ मार्क्स के चक्कर में, सिर्फ नंबर के चक्कर में, सिर्फ पास करवाने के चक्कर में ऐसे संस्थानों में भेज देते हैं जहां के टीचर खुद ही फेल हैं और आपके बच्चों को वो मैट्रिक पास करवा रहे हैं। जरा सोचें, आप गौर करें। टीचर को पहले जानें, समझें, उसके बाद भेजें। अब जरा देखिए कि इन प्रश्न का जो जवाब है कि सर 6 चैप्टर पढ़ करके जब पास हो रहे हैं, पास ही नहीं हो रहे हैं बल्कि 100 में 100 मार्क्स उठा रहे हैं, तो फिर इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? ये जायज़ सवाल है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपने नहीं सुनी है तो आप पता करें, किसी से पूछें। आपने एसएससी का नाम सुना है? चलिए, नहीं सुना है, एकदम सिंपल लैंग्वेज। आपने पुलिस का नाम सुना है? पुलिस सुने होंगे। आपने डीएम का नाम सुना है? बिल्कुल सुने होंगे। अरे पुलिस, डीएम, ये तो सुने ही होंगे आप। क्या कोई पुलिस जब किसी को अरेस्ट करने आता है या फिर किसी के यहाँ इंक्वायरी करने आता है तो कभी पुलिस वालों ने ये कहा है कि साइन थीटा लगाकर इंक्वायरी करिए? नहीं कहा होगा। क्या किसी पुलिस वाले ने
आपके घर में साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टे टेन थीटा गुना कोट थीटा ऐसे फॉर्मूला लगा करके इंक्वायरी करिए? नहीं करी होगी। क्या किसी भी ज़िला के जो डीएम हैं वहाँ अगर आप किसी काम से जाते हैं तो आपको पूछते हैं कि पहले बताइए तो त्रिभुज का क्या फॉर्मूला होता है? अरे नहीं पूछते होंगे ना भाई। या क्या डीएम साहब आपसे ये कहते हैं कि आप जो आए हैं तो कितना डिग्री का एंगल बना करके आए हैं, मैं उतने डिग्री का एंगल माप करके आऊँगा, फिर आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है? आप भी सोच रहे होंगे ना मैं कैसी कैसी बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, सोचना चाहिए, सोचिए। ये अच्छी बात है कि आप सोच पा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जो मैथ के सिलेबस में जो प्रश्न आपके बच्चों के लिए दिया जा रहा है उसका व्यवहारिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। लेकिन दिया क्यों जा रहा है? वो दिया इसलिए जा रहा है ताकि आपके बच्चों का मानसिक विकास हो सके। रीजनिंग दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? ताकि आपके बच्चों की सोचने की क्षमता मजबूत हो सके। और आप सिर्फ मार्क्स के लिए, सिर्फ अपने बच्चों को पास करवाने के लिए कहाँ भेज रहे हैं? संस्थान। कैसे संस्थान? बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे ऐसे संस्थानों में भेजते हैं जहां बच्चों को मात्र 6 चैप्टर की तैयारी करवाई जाती है। क्या आपके बच्चे कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल पाएंगे? कभी नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन लेवल में ना साथियों, सिर्फ ये 6 चैप्टर से तो प्रश्न नहीं आने वाला। पूरी की पूरी सिलेबस कम से कम 8वीं कक्षा जो है वहाँ से आपकी सिलेबस स्टार्ट हो जाती है। जब कंपटीशन में आपके बच्चे बैठेंगे तो उस समय आप अपने बच्चे से पूछिएगा ज़रूर कि मैं जो आज ये बात बोल रहा हूँ क्या ये सही है? पूछिए। 8वीं कक्षा से आपके कंपटीशन लेवल की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। और आप कहाँ भेज रहे हैं बच्चों को? कैसे संस्थानों में? जहां 8वीं कक्षा पढ़ाने के लिए टीचर बच्चों से ये कहता है कि आपको गणित नहीं खरीदना है, मैं ही गणित हूं। वाह क्या बात है। मतलब वो गणित है तो फिर गणित क्या है? तो फिर गणित पता नहीं क्या है, मतलब शिक्षक ही गणित है ना? गजब का जवाब। सोचिए, सोचना होगा, बहुत ज़रूरी है। और अगला प्रश्न, क्या प्रश्न? कि ठीक है सर, इतनी बात तो हम लोग को समझ में आ गई कि अगर किसी बच्चे को आगे के लिए तैयार होना है तो उसकी तैयारी तो 6ठी कक्षा से शुरू हो जानी चाहिए। 6ठी कक्षा से, मैं 8वीं की बात नहीं कर रहा हूँ, 6ठी कक्षा की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसकी पहचान कैसे करें? तो पहचान करने के लिए आप अपने बच्चों की कॉपी डेली चेक करें। आप अपने बच्चों से पूछें कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, आप क्या क्या पढ़ रहे हैं। आप नहीं पूछेंगे क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, रील्स देखने से फुर्सत तो है नहीं, मुझे भी नहीं है। अफसोस की बात है कि जब बच्चों का रिज़ल्ट आता है उस दिन हम लोग रो लेते हैं या तो हंस लेते हैं और फिर चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। एक बेहतरीन सवाल यहाँ बनता है कि एक ऐसा बच्चा जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी और उनके गार्जियंस भी, अभिभावक, माँ या बाप, बड़े अच्छे लोग, अच्छे इन द सेंस ऑफ कि वो बच्चों की खबर ले रहा है, शिक्षकों से भी पूछ रहा है और
शिक्षक उनको बोलते भी हैं कि आपके बच्चे तो बहुत तेज़ हैं, लेकिन जब उसका मार्क्स आता है तो मार्क्स थोड़ा सा तुलनात्मक कम आ जाता है। वजह सर आपने तो कही थी कि आपके बच्चे बड़े तेज़ हैं, फिर मार्क्स इतना कम क्यों? उसके पीछे साथियों एक कारण है, सुनिए। अगर आपका बच्चा तेज़ है और उनकी हैंड राइटिंग खराब है, हैंड राइटिंग के साथ साथ किस्मत भी खराब है। किस्मत खराब का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन लीजिए आप। अगर किसी बच्चे की हैंड राइटिंग खराब है, अच्छे टीचर के पास कॉपी पहुंच गई जांच करने के लिए, तो वो पढ़ करके आपके बच्चे को नंबर देंगे। लेकिन कुछ कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो कॉपी जांच करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैंड राइटिंग, सिर्फ हैंड राइटिंग देखते हैं, तो वो ये नहीं देखते हैं कि लिखा क्या है। और कुछ कुछ कॉपी जांच करने वाले महोदय ऐसे भी होते हैं जो अच्छे से कॉपी को पढ़ते भी हैं तब नंबर देते, तब भी जाकर के नंबर कमा रहा, उसके पीछे हैंड राइटिंग लिखा क्या है समझ आ ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से मजबूरन उनको नंबर कम करना पड़ता है। और ऐसे में आपके बच्चों का नंबर क्या आ जाता है, कम आ जाता है। भले ही आपके बच्चे का नंबर कम आया है, लेकिन आप परेशान ना हो, आपका बच्चा तेज़ था, तेज़ है, और उसको सहारा दीजिए, उनका हौसला बुलंद कीजिए, ना कि उनके हौसले को ये कह के तोड़ दें कि जिसने कभी नहीं पढ़ा वो एग्ज़ाम पास कर लिया और तुम 1 साल तक तैयारी करे, इसके बावजूद इतना कम नंबर। तो इसका मैंने सारा का सारा प्रश्न का जवाब दे दिया है, आप अच्छे से फिर से गौर कीजिएगा। और एक और प्रश्न कि बच्चों के लिए सही निर्णय कैसे लें, कैसे संस्थानों में भेजें और कितना पढ़ें। सही निर्णय के लिए साथियों आप किसी भी संस्थान में भेजिए, किसी भी संस्थान में। मेरी तो हर बच्चे से यही गुजारिश होती है, हमेशा आप पता कर सकते हैं, आइए कभी हमारे बिहार में, हमारे बिहार के इस क्षेत्र में जहाँ से मैं हूँ, मैं अपने संस्थान में हर बच्चे को कहता हूँ कि बच्चों अगर एग्ज़ाम पास करने के पर्पज़ से आते हो तो मेरे पास मत आओ, नहीं आओ, क्योंकि एग्ज़ाम पास मैं नहीं, गवर्नमेंट खुद करा रही है। आप देख रहे हैं ना, एग्ज़ाम पास गवर्नमेंट खुद करा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ही है बच्चों को फेल नहीं करना है, फेल ही नहीं करना है। बच्चे को फेल कैसे किया जाए? बच्चा जब फेल होता था 2019 से पहले तो फेल होने के बाद फ्रस्ट्रेशन में आकर के वो जहर खा लेता था, सुसाइड। तो ऐसी सुसाइड से बचने के लिए एक ही इंतज़ाम किया गया कि बच्चे को पास कराइए, फेल करवाना ही नहीं है, करवाना ही नहीं है फेल। इसका मतलब क्या है? पास तो गवर्नमेंट खुद करा रही है, पास मैं थोड़ी करवा रहा हूँ। तो मैं अगर कोई भी बच्चा मेरे यहाँ आता है तो मैं उनसे पहली बार मैं यही पूछता हूँ कि क्या करने आए हैं आप, पढ़ने या एग्ज़ाम पास करने। और अगली बात, मैं अपने संस्थान में ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, जो मैथ के टीचर हैं उनसे केसी सिन्हा यानी स्टूडेंट फ्रेंड, केसी सिन्हा लेखक हैं, प्लस एनसीईआरटी, ये दोनों मैथ्स पढ़वाता हूँ। वजह मैंने आपको बता दिया कि मेरा पढ़ाने का मकसद सिर्फ आपके बच्चे को एग्ज़ाम पास करवाना नहीं है, आपके बच्चे आगे चल कर के अच्छा फैसला ले सके, सही सोच उनके अंदर डेवलप हो, मानसिक विकास हो। और साथियों आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक के सिलेबस में रीजनिंग नहीं है, लेकिन मैं 6ठी कक्षा से अपने बच्चों को रीजनिंग पढ़वाता हूँ। वजह
वजह वही है। रीजनिंग क्या होता है, आप कहीं से पता कीजिए, पूछिए कि रीजनिंग से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। और जब मेरे संस्थान से बच्चे निकलते हैं, भले ही गरीबी की हालत में वो बच्चा ग्रेजुएशन तक ही कर पाता है, लेकिन आप आके पता करें, मेरे हर बच्चे कामयाब हैं किसी ना किसी फील्ड में, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, सरकारी जॉब हो या ना हो, ये मायने नहीं रखता है। बच्चों के अंदर की जो स्किल है उसको डेवलप करना, दिस इज़ माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर, नॉट अ ट्रेनर। आई एम अ टीचर गाइस, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ। और आप भी, जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रहा है, आप भी पता करें, और जहाँ भी अच्छे संस्थान हैं, जो भी अच्छे संस्थान हैं, उन अच्छे संस्थानों से जुड़ें और कोशिश करें कि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय से जोड़ें। अच्छे से अच्छे शिक्षक आए हुए हैं, एक से एक शिक्षक। मगर अफसोस की बात है, हम घर बैठे बैठे इस बात का डिसीजन घर से ही ले लेते हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते ही नहीं है लोग, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद विद्यालय जा कर के देखा है कि कितनी मेहनत करते हैं वहाँ के जो शिक्षक हैं। इसलिए साथियों, अपने बच्चों को, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजिए। उन स्कूलों में जा कर के पता कीजिए, शिक्षकों से मिलिए कि साहब, हम आर्थिक रूप से बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए मेरे बच्चों को पढ़ाइए, और पढ़ाएंगे, पढ़ाया जाएगा साथियों। और एक बात, एक सवाल का और जवाब दे दूं, कितना पढ़ें? इस सवाल का एक ही जवाब है, जब तक मर ना जाए। मरने का मतलब पार पार के नहीं मरने कह रहा हूँ, मतलब बूढ़ा होना है एक दिन आपको। अभी बच्चे हैं, फिर जवान होंगे, फिर जवान के बाद फिर धीरे धीरे उस हद तक पहुँचेंगे जहाँ से आपकी हद पार हो जाएगी। तो कहने का मतलब, आपको जिस दिन ये एहसास हो जाए कि मैं दुनिया में आया हूँ, उस दिन से पढ़ना शुरू कीजिए। और जब आपको ये लगे कि आज मुझे जाना है, तो फिर आप हो सके तो उस दिन पढ़ाई छोड़ दीजिए। और इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है कितना पढ़ें, जितना पढ़िए कम है, जितना पढ़िए वो कम है। क्यों पढ़ें? बस इसका एक ही जवाब है, एक बेहतर समझ डेवलप करना, ताकि बेहतर समझ से ही, क्योंकि बेहतर समझ अगर आपके अंदर ना हो तो आप खुद सोचिए क्या ही हो सकता है। तो बेहतर इंसान बनना है, ना कि सरकारी जॉब पाना है। सरकारी जॉब पाना ये अलग बात है, पाइए ना, पढ़िए लिखिए, सरकारी जॉब लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर सरकारी जॉब नहीं मिल रहा है तो आप अपने अंदर ये मत भ्रम पालिए कि मैं पढ़ लिख करके क्या किया। अरे भाई, क्या किया? पढ़ लिख करके क्या अच्छा काम किया? बहुत अच्छा किया। अगर मैं ना पढ़ा लिखा होता तो आपके सामने थोड़ी ना होता। बात समझिए आप। तो इस प्रश्न का भी कोई जवाब नहीं है कि क्यों पढ़ें। ऐसे प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है ना, क्यों पढ़ रहे हो, बस उनको एक ही बात कह के निकल लेना है, मेरी मर्जी, बात खत्म। और साथियों, एक बात हमेशा याद रखें, आपके हैंडराइटिंग स्किल बहुत मजबूत होनी चाहिए। और आपके हैंडराइटिंग स्किल 1 महीने के अंदर इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा कि आप ये सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब खुद जब अपनी हैंडराइटिंग देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा, मतलब यकीन ही नहीं होगा कि ये मेरी हैंडराइटिंग है, और वो करवाना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा साथियों। और इस वीडियो में मैं इन्हीं कुछ प्रश्नों के साथ, मतलब प्रश्नों के जवाब के साथ विदा लेना चाहता हूं। और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है वो आप खुद जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो बताया, तो इसके बाद भी अगर मुझे ये कहना पड़े कि आप लाइक करें, आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं नहीं कहूँगा ही नहीं कि आप लाइक करें, मैं नहीं कह सकता कि आप सब्सक्राइब करें, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि आप कमेंट करें। और अगर आपको फिर भी कोई प्रश्न सता रहा हो, परेशान कर रहा हो, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे 9304952689 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की क्लास यहीं संपन्न करता हूँ। तब तक आप खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और देखते रहें द वन एंड ओनली द आइडियल हब। जय हिंद।